हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम कुमार मित्तल की बुक के बहुविकल्पीय उत्तर प्रश्न को करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमारा ये पार्ट 2 रहेगा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पार्ट 1 कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। एक वर्ग के दो विपरीत कोनों पर आवेश Q रखे हैं, दूसरे दो विपरीत कोनों पर आवेश स्मॉल q रखे हैं। यदि किसी Q पर नेट वैद्युत बल शून्य हो तो Q अपॉन स्मॉल q बराबर है। ऑप्शन नंबर ए -1/√2 के, ऑप्शन नंबर बी -2 × √2 के, ऑप्शन नंबर सी है -1 के, या ऑप्शन नंबर डी है 1 के। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें पढ़ना है क्वेश्चन को। यहाँ पर बोला गया है एक वर्ग के दो विपरीत कोनों पर आवेश Q रखे हैं और दूसरे दो विपरीत कोनों पर आवेश स्मॉल q रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक वर्ग बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं, हम यहाँ पर बना लेते हैं एक वर्ग। ठीक है, ये हमने बना लिया एक वर्ग। यहाँ पर बोला गया है कि दो विपरीत कोनों पर आवेश तो है कैपिटल Q और दो विपरीत कोनों पर आवेश है स्मॉल q। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात तो हमें बताई गई है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया दूसरे दो विपरीत कोनों पर आवेश स्मॉल q है। यदि किसी Q पर नेट वैद्युत बल शून्य हो तो Q अपॉन Q बराबर है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं वर्ग की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, स्मॉल a होती है। क्या होती है, वर्ग की जो प्रत्येक भुजा होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारी स्मॉल a। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब यहाँ पर इस पर आवेश कौन सा लग रहा है हमें ये देखना होगा। यानी कि देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि यदि किसी Q पर नेट वैद्युत बल शून्य है, यानी कि मान लीजिए इस पर क्या है, नेट वैद्युत बल शून्य है। तो देखिए, इस पर आवेश लग रहा होगा, इधर से लग रहा होगा, इस पर इधर से आवेश लग रहा होगा, यानी कि इस पर इस कोने से भी आवेश लग रहा होगा, इस कोने से भी आवेश लग रहा होगा, और इस कोने से भी आवेश लग रहा होगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने एक वर्ग बनाया और देखिए क्वेश्चन में दिया गया था कि दो विपरीत प्रकार के आवेश प्रत्येक कोनों पर है और दो विपरीत प्रकार के आवेश प्रत्येक कोनों पर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बोला गया था। अब हम जानते हैं कि वर्ग की जो प्रत्येक भुजा की होती है बराबर होती है, इसलिए हमने मान लिया ये स्मॉल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि यदि किसी Q पर नेट वैद्युत बल शून्य हो तो Q अपॉन Q बराबर है। यानी कि मान लीजिए हमने मान लिया इस पर क्या है, नेट वैद्युत बल क्या है, शून्य। तो आवेश लग रहा होगा इस पर, यहाँ से लग रहा होगा, यहाँ से लग रहा होगा और यहाँ से लग रहा होगा, यानी कि 3 आवेश लग रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इस आवेश से यहाँ पर बल लग रहा होगा। ठीक है, इस आवेश से क्या लग रहा होगा, यहाँ पर बल लग रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इस वाले आवेश से यहाँ पर बल लग रहा होगा ना, इसके अनुदिश बल लग रहा है। इस वाले आवेश से इधर के अनुदिश बल लग रहा है और इस वाले आवेश से इधर के अनुदिश बल लग रहा है। अब हम इसका नामकरण कर देते हैं, इसका नाम रख देंगे F1 और इसका नाम रख देंगे F2। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हमने ये बात करी है। अब देखिए, अब हम निकालेंगे F1 निकालेंगे। तो हम जानते हैं F1 बराबर क्या हो जाएगा, F1 बराबर होगा 1/4πε0 इंटू, अब देखिए आवेश यहाँ पर कौन कौन सा लग रहा है। देखिए F1 पर कौन सा आवेश लग रहा है, एक तो कैपिटल Q और एक स्मॉल q। तो यह आ जाएगा कैपिटल Q टू स्मॉल q अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसकी भुजा क्या है, a²। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए, अगर हम निकाले F2 बराबर क्या हो जाएगा, F2 = हो जाएगा 1/4πε0। तो देखिए, इस पर जो बल लग रहा है वो ये वाला आवेश और ये वाला आवेश, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा Q स्मॉल q अपॉन में a²। यानी कि देखिए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 क्या हो गई, बराबर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि F1 बराबर F2 की है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम इसका F1 और F2 का परिणामी बल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हम यहाँ पर F1 और F2 का परिणामी बल निकाल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले देखिए, अब देखिए यहाँ पर इसके अनुदिश बल लग रहा था और इसके अनुदिश बल लग रहा था। तो एक बल हमारे यहाँ से भी तो लगेगा ना, यहाँ से हमारा एक बल लगेगा। ठीक है, यहाँ से क्या लगेगा, यहाँ से हमारा एक बल लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो बल लगेगा इसको हम बोलेंगे F3। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम F3। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे F3। और इसी पर क्या है, यहाँ पर देखिए F1 और F2 का परिणामी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा F'।
ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये देखिए F1 और F2 का परिणामी क्या हो जाएगा, यहाँ पर है F डैश। ठीक है, और देखिए इस वाले Q का जो बल है ये लग रहा है F3। ठीक है, अब हम निकालेंगे अतः F1 व F2 का परिणामी बल। यहाँ पर लिखेंगे अतः F1 व F2 का परिणामी बल। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए F1 और F2 का परिणामी बल हमने मान लिया क्या था, F डैश था। ठीक है, F डैश तो हो जाएगा F डैश इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 90 डिग्री। अब देखिए, क्योंकि हम जानते हैं वर्ग की जो प्रत्येक भुजा का कोण होता है, यानी कि वर्ग की जो प्रत्येक भुजा का कोण होता है क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे था सूत्र में था थीटा, लेकिन हमने क्या कर दिया, थीटा की जगह 90 डिग्री लिख दिया। कि वो क्यों लिखा है, वो हमने इसलिए लिखा है क्योंकि वर्ग की प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और हम जानते हैं कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 0 के बराबर। तो देखिए 0 के बराबर होते हैं तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं F डैश इज इक्वल टू रूट। अब देखिए है F1 स्क्वायर। अब देखिए हम जानते हैं F2 और F1 क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पर F2 की जगह क्या लिख सकते हैं, F1 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे F1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये तो सारा 0 आ ही गया था, तो यानी कि हो जाएगा हमारा F डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा रूट में 2F1 का रूट में 2F1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, रूट में 2F1 का स्क्वायर ये हो जाएगा, क्योंकि एक F1 स्क्वायर प्लस एक F1 स्क्वायर हो जाएगा रूट में 2F1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा F1 रूट 2। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर F1 और F2 का परिणामी बल निकाल लिया जो कि F डैश है। अब यहाँ पर क्या बोला गया था, यहाँ पर बोला गया था कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि यदि किसी Q पर नेट वैद्युत बल 0 हो तो Q/Q बराबर है। तो देखिए यहाँ पर नेट बल 0 तभी होगा जब देखिए हमने F1 और F2 का तो परिणामी निकाल लिया, लेकिन देखिए अब निकालना है F3 का, यानी कि F1 और F2 का परिणामी क्या है, F डैश, प्लस कर देंगे F3, तो इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरे को तीसरे के साथ जोड़ेंगे तो परिणामी आएगा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर कर देंगे चूँकि F डैश इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू F डैश प्लस F3 इज इक्वल टू 0, तो F डैश की जगह क्या रख देंगे, F1 रूट 2। और बात करें F3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F3 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए F3 की बात करें, इस पर बल लगेगा, एक तो ये वाला बल लगेगा, एक लगेगा सॉरी ये वाला आवेश लगेगा और ये वाला आवेश लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आवेश क्या हो जाएगा, कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q अपॉन में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, और इसका विकर्ण क्या है, √2a स्क्वायर। ठीक है, इजिकल टू में आ जाएगा 0। अब बात करें F1 की, F1 की वैल्यू क्या है, F1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में a स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्या है, ये हमारा √2। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं √2 मल्टीप्लाई, और देखिए ये जो है अब हम इसको करेंगे बराबर के दूसरी तरफ, तो ये चला जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा √2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा √2 मल्टीप्लाई √2, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के बराबर, और ये आ जाएगा a स्क्वायर, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो देखिए इस कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल हो जाएगा, इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, इस a स्क्वायर से ये a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि हमें क्या निकालना था, हमें यहाँ पर दिया गया था Q अपॉन स्मॉल q, तो देखिए यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर बचा है √2 इज इक्वल टू √2 स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस का q अपॉन में 2, ये बचा था। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q, तो हम क्या करेंगे, हम इसके नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू में हो जाएगा हमारा, यह जब हम यहाँ पर लिया है तो ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा -2√2। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको ये वाला क्वेश्चन एक बार और समझा देती हूँ। यहाँ पर हमें बोला गया था कि एक वर्ग दो विपरीत कोणों पर आवेश प्लस Q रखा गया और एक पर रखा है स्मॉल q, तो हमने एक वर्ग बना लिया था। तो और हम जानते हैं वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, a होती है, और वर्ग की विकर्ण क्या होता है, √2a होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर इस आवेश
के अनुदिश बल यहाँ पर लग रहा था, इस आवेश के अनुदिश यहाँ पर बल लग रहा था, और इस आवेश के अनुदिश यहाँ पर बल लग रहा था। तो हमने F1 और F2 निकाला तो ये दोनों बराबर आई, तो यहाँ पर हो गया F1 इजिकल टू F2। अतः F1 व F2 का परिणामी बल हमने निकाल लिया था। और देखिए यहाँ पर बोला था कि नेट वैद्युत बल 0 होगा। तो देखिए जब F1 और F2 का परिणामी क्या है, F डैश, तो F डैश प्लस F3 इजिकल टू हो जाएगा 0। तो ये हमने वैल्यू निकाल ली। तो ये इस प्रकार से निकल कर आ गया Q अपॉन स्मॉल q इजिकल टू -2 इंटू √2। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश +4q तथा -2q है, तो गोलों के बीच आकर्षण बल F है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी r पर रख दिया जाए तो इनके बीच बल होगा, F होगा या F/2 होगा या F/4 होगा या F/8 होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बोला गया, एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोले पर आवेश, यहाँ पर आवेश यानी कि Q1 ये दिया गया है, Q2 ये दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले Q1 दिया गया है क्या, +4q, ठीक है। और बात करें Q2 की, Q2 दिया गया है -2q, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर बोला गोलों के बीच आकर्षण बल क्या है, F है, यानी कि क्या हो जाएगा, हम जानते हैं फॉर्मूला होता है F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि फॉर्मूला होता है F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर के। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फॉर्मूले में क्या कर देंगे, Q1 और Q2 की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर देखिए यहाँ आ जाएगा 4q इंटू -2q, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा R स्क्वायर। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया था, यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी r पर रख दिया जाए तो इनके बीच बल होगा। तो देखिए दोनों गोलों को स्पर्श कराने पर, तो दोनों पर आवेश क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं दोनों गोलों को स्पर्श कराने पर, दोनों गोलों को स्पर्श कराने पर यहाँ पर फिर दोनों पर आवेश क्या हो जाएगा, देखिए दोनों पर आवेश होगा, दोनों पर आवेश हो जाएगा यहाँ पर Q1 प्लस Q2 के, ठीक है, Q1 प्लस Q2 अपॉन में 2। Q1 की वैल्यू क्या थी, 4q थी, तो ये देखिए 4q माइनस यहाँ पर देखिए प्लस -2q अपॉन 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 4q माइनस 2q अपॉन में 2। तो 4q में से 2q जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे हमारे 2q अपॉन में 2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि दोनों पर आवेश कितना होगा, दोनों पर आवेश q होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोनों पर आवेश कितना होगा, दोनों पर आवेश हमारा क्या होगा, q होगा, ठीक है। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2, क्योंकि देखिए दोनों पर आवेश जो है ये हमारा समान हो जाएगा, यानी कि Q1 पर भी और Q2 पर भी। अब हम बल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे बल, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है ना, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला गया है यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी r पर रख दिया जाए तो इनके बीच बल होगा। तो हमें बल निकालना है, तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे अतः बल यानी कि हम मान लेंगे यहाँ पर F डैश, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखिए दोनों गोलों पर आवेश क्या है, समान है, तो Q इंटू Q अपॉन में आ जाएगा R स्क्वायर। तो ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण नंबर 3 का भाग समीकरण 1 में कर देंगे। क्या करेंगे, हम समीकरण 3 का भाग क्या कर देंगे, समीकरण 1 में कर देंगे, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पर निकालना है। पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है F/2, F/4 और F/8। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 को समीकरण 1 से भाग कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 भाग समीकरण 1, ठीक है, ये कर देंगे हम। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा F डैश अपॉन F इजिकल टू में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या आ जाएगा, अब देखिए F डैश क्या था, Q इंटू Q अपॉन में R स्क्वायर। और देखिए बात करें F की, F क्या था, F था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या था, ये था हमारा 4q इंटू -2q अपॉन में था R स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इस Q से ये Q कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस R स्क्वायर से ये R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा F डैश अपॉन F इजिकल टू में क्या बचेगा, ये आ जाएगा हमारा 1/8। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा 1/8।
और देखिए ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1/8। तो देखिए ये हो जाएगा f। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें निकालना है f डैश का मान, तो ये हो जाएगा f/8। और देखिए यहाँ पर प्लस है या माइनस, इस बात से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4q - 2q था ना, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि दोनों पर आवेश क्या है, समान। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा हमारा f डैश इजिकल टू f/8। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए f/8 कौन सा ऑप्शन है, तो ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, दो समान आवेशों Q तथा Q जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रख दिया जाता है। यह तीन आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि Q का मान होगा -q/2, -q/4, +q/4 या +q/2। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं दो समान आवेश। ठीक है, दो समान आवेश यानी कि हमें क्या दिया गया है, Q दिया गया है। तो Q यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दो समान आवेश है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके मध्य बिंदु पर एक आवेश क्या रख दिया, इसके मध्य बिंदु पर एक आवेश रख दिया स्मॉल q। ठीक है, तो देखिए इसकी जो बीच की दूरी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2r। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी, और इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि तीनों एक दूसरे पर बराबर बल आरोपित कर रहे हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों क्या करेंगे, एक दूसरे पर बराबर बल आरोपित करेंगे। तो यहाँ पर निकाय की जो संतुलन की अवस्था होगी, तो हम लिखेंगे निकाय संतुलन की अवस्था में है। तो ये जो निकाय है क्या है, संतुलन की अवस्था में। चूंकि निकाय संतुलन की अवस्था में है, चूंकि निकाय जो है संतुलन की अवस्था में है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जब निकाय संतुलन की अवस्था में होगा तो इस पर बल लगेगा F कैपिटल Q स्मॉल q बराबर इसके हो जाएगा F स्मॉल q कैपिटल Q के, इजिकल टू में हो जाएगा F कैपिटल Q के। ठीक है फ्रेंड्स, और तो देखिए हम जानते हैं बल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0, और इस पर आवेश लग रहा है Q स्मॉल q अपॉन में, ये हो जाएगा हमारा r² के, इजिकल टू में हो जाएगा F 1/4πε0। अब इस पर आवेश लग रहा है स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन में r² हो जाएगा, और देखिए इस पर आवेश लग रहा है 1/4πε0। अब यहाँ पे कैपिटल Q अपॉन में r² हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में से एक ले लेंगे। तो हम ये ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इसके बराबर क्या कर देंगे, ये कर देंगे, क्योंकि क्या है, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर और इसके बराबर ये ले लेंगे, तभी हमारी वैल्यू आएगी। तो हम करेंगे 1/4πε0 Q स्मॉल q अपॉन में r² इजिकल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन में आ जाएगा r²। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इस Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, इस R से ये R कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी Q इजिकल टू Q/4। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ जाएगी प्लस के Q/4। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। तो देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए प्लस के Q/4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बल में अनुपात होगा। तो इसमें अनुपात होगा 1:k का, या k/1 का, या 1:k² का, या k² 1 का। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे, माना Q1 व Q2 को पहले वायु में r दूरी पर रखा जाता है, तब बल होगा हमारा। तो यहाँ लिखते हैं माना Q1 व Q2 को पहले वायु में r दूरी पर रखा जाता है, तब बल लगेगा हमारा। तब बल क्या होगा, F इजिकल टू 1/4πε0 टू Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा, r²। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब बोला गया अब फिर क्या है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाता है। तो यदि इनको के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाए तब बल क्या होगा, यदि इनको के परावैद्युतांक वाले
माध्यम में, यदि इनको के परावर्तन वाले माध्यम में रखा जाए तब बल क्या होगा, तब बल होगा हमारा एफ डैश। तो एफ डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब बोला गया दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों में अनुपात क्या होगा, यानी कि F अनुपात F डैश क्या होगा। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि F अनुपात F डैश, तो F क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर के, और ये था F डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर के। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कट जाएगा, यहाँ पर इससे कट जाएगा, तो बचेगा F अनुपात F डैश इज इक्वल टू 1/k के, यानी कि इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 अनुपात के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11। किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावर्तनांक k हो सकता है -3 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, 6.0 हो सकता है। तो यहाँ पर किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावर्तनांक k हो सकता है, तो इस ऑप्शन में हमें राइट आंसर बताना होगा। तो देखिए हम जानते हैं k हमेशा क्या होता है, k हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो जब k हमेशा 1 से बड़ा होता है और ये कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता, तो ये देखिए ये माइनस में है, ये भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, 0.7 भी नहीं होगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि k हमेशा 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावर्तनांक पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान होगा। तो फ्रेंड्स वायु में प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा या शून्य हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है वायु में रखे दो धनावेश, हम मान लेते हैं ये वायु में रखे दो धनावेश हैं, एक है प्लस Q और एक है प्लस कैपिटल Q। अब देखिए वायु में क्या है, वायु में प्रतिकर्षण बल क्या होगा, इसमें आरोपित हो जाएगा। वायु में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल आरोपित हो जाएगा, यानी कि F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q कैपिटल Q अपॉन में आर स्क्वायर के। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब बोला गया है माध्यम में परावर्तनांक पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल। तो अब अगर माध्यम में रखेंगे तब बल कार्य करेगा, अगर माध्यम में रखेंगे तब बल कार्य करेगा। क्या बल कार्य करेगा, जब हम माध्यम में रख देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब देखिए पूछ रहा है इस कंडीशन में F का मान बड़ा होगा या हमारा F डैश का मान बड़ा होगा, ये F डैश है। क्या पूछ रहा है, इस कंडीशन में पूछ रहा है कि F का मान बड़ा होगा या F कंडीशन में, तो आप कहेंगे F डैश की वैल्यू ज़्यादा है। किसकी वैल्यू ज़्यादा है, F डैश की वैल्यू ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है, तो देखिए क्योंकि यहाँ पर ये इससे कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर K एक्स्ट्रा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, और ज़्यादा को भाग देंगे तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, यानी कि F चूँकि क्या हो जाएगा, F बड़ा हो जाएगा F डैश से। देखिए फ्रेंड्स ये बात समझिएगा, ये कैसे कम हो जाएगा। तो ये देखिए ये क्या था, ये हमने ये मान लिया था कि वायु में प्रतिकर्षण बल आरोपित होगा, ये होगा, और अगर माध्यम में रखेंगे तब बल आरोपित होगा, ये होगा, ठीक है, ये माध्यम में। अब देखिए F डैश पूछ रहा है, F डैश बड़ा है या F बड़ा है, तो इस कंडीशन में F का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और F डैश का मान क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे K एक्स्ट्रा है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो ज़्यादा होगा, तो जो चीज़ ज़्यादा होती है, जैसे मान लीजिए 10 को हम भाग करें 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो बड़ा हो जाएगा। और अगर देखिए ज़्यादा को हम भाग करें 5 से, इस बड़े से भाग करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसी कारण क्या हो जाएगा, F डैश का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि नीचे ज़्यादा है इसलिए मान कम आएगा। ये फ्रेंड्स एग्जाम्पल के लिए समझाया था मैंने आपको कि अगर देखिए नीचे कम है तो मान ज़्यादा हो जाएगा, अगर नीचे ज़्यादा है तो मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए F बड़ा है F डैश से, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस यानी कि क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावर्तित पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान होगा, तो ये हो जाएगा घट जाएगा, यानी कि जो मेन पूछा गया है वो हमें ये वाला पूछा गया है कि माध्यम में।
तो एफ डैश के बारे में पूछा गया था, तो एफ डैश क्या हो जाएगा, एफ डैश तो घट जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो न्यूटन टू कुलाम है, कुलाम प्रति न्यूटन है, या न्यूटन प्रति कुलाम है, या जूल प्रति न्यूटन है। तो देखिए बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो ये है हमारा न्यूटन प्रति कुलाम, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो देखिए एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कुलाम। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, एक तो है न्यूटन प्रति कुलाम, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा वोल्ट, वोल्ट प्रति मीटर है, और तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा जूल, जूल प्रति कुलाम इनटू में मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बोला गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला पूछा गया है, निम्न में कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो कौन सा है, न्यूटन प्रति कुलाम भी है, और देखिए वोल्ट प्रति मीटर भी है, ये भी सही है, ये भी सही है, और देखिए कौन सा, जूल प्रति कुलाम इंटू मीटर, जूल प्रति कुलाम इंटू मीटर, ये भी सही है, यानी कि कौन सा नहीं है, ये नहीं है, यानी जो बोला गया है कि मात्रक नहीं है तो ये नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है एक्स किरणों को, न्यूट्रॉनों को, अल्फा कणों को, या गामा किरणों को। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, तो वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है आवेश को। अगर कोई आवेश इस वैद्युत क्षेत्र में रखा हो तो इस आवेश पर बल लगता है, जिसका मान क्या हो जाएगा, F = QE। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करें एक्स किरणों की, तो एक्स किरणें आवेश नहीं है, इसलिए विक्षेपित नहीं कर सकता। और बात करें अल्फा कणों की, तो अल्फा कणों को विक्षेपित करेगा, क्योंकि अल्फा कण पर आवेश होता है। हम जानते हैं अल्फा कण पर आवेश क्या होता है, अल्फा कणों पर आवेश होता है, अल्फा कण पर आवेश होता है, आवेश होता है हमारा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये आवेश होता है। तो वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, किसको कर सकता है, वैद्युत क्षेत्र उसी को विक्षेपित कर सकता है जहां पर आवेश होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई आवेश इस वैद्युत क्षेत्र में रखा हो तो इस आवेश पर बल लगता है, जिसका मान क्या होता है, F = QE होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक्स किरणों में आवेश नहीं होता है, इसलिए विक्षेपित नहीं कर सकता है। इसी प्रकार न्यूट्रॉनों और गामा किरणों में क्या होता है, आवेश नहीं होता है, इसलिए विक्षेपित नहीं कर सकता। और बात करें अल्फा कणों की, अल्फा कणों पर आवेश होता है, जिसकी वैल्यू होती है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।